नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग उत्तर भारत में जो कि हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियां हैं उनकी अफवाह तंत्र के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से भारत की जो 3 प्रमुख नदियां हैं उत्तर भारत की, उनके अफवाह तंत्र के बारे में साथियों आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखते हैं, आप पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी नदी कश्मीर से दक्षिण पूर्व भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है। साथियों, यह एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल था, जिसमें वेरीनाग झरने से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो स्क्रीन पर आपके पास में ऑप्शन है, आपके पास में 5 सेकंड का समय है। आप लोग कमेंट करें, अपने राइट आंसर देते रहें साथियों। बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल होता है राइट आंसर इसका झेलम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है झेलम नदी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल था, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स में स्थित है। तो ऑप्शन है पश्चिम, उत्तर, पूर्व एवं दक्षिण। जो हमारे रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान, या हम कहें कि राजस्थान के आसपास जो क्षेत्र, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच का जो रेगिस्तान है, उसके पश्चिम की तरफ सिंधु नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ऑप्शन तीसरा प्रश्न आपकी में है, स्पीति नदी। 2 घाटियां भी आती, लाहौर और स्पीति। लाहौर तो स्पीति एक घाटी है जिसमें हींग की खेती वर्तमान में की जा रही है। स्पीति नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल था ये। तो चिनाव, रावी, सतलुज, ब्यास। तो राइट आंसर होगा साथियों तीसरे प्रश्न का ऑप्शन होगा राइट आंसर सी सतलुज नदी। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम पे आने वाले हैं। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल था साथियों, किशनगंगा नदी, किशनगंगा हाइड्रो पावर भी बना है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। तो किशनगंगा नदी निम्न में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो ऑप्शन आपके पास सतलुज, चिनाव, रावी एंड झेलम। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों झेलम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में है। जास्कर और लद्दाख 2 पर्वतमालाओं के बीच में कौन सी नदी बहती है। एसएससी जीडी 2021, क्योंकि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां लास्कर और जास्कर की तरफ है नहीं, तो लद्दाख की तरफ बहती है सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट, किशनगंगा को नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में किशनगंगा को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए कि भारत की कौन सी नदी है जिसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में, तो वो है किशनगंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो हमारे पास स्क्रीन पर है साथियों सतलुज, ब्यास, चिनाव और रावी। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग कमेंट करें साथियों। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा इसका चिनाव। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो चिनाव, ब्यास, रावी एवं गोमती। चिनाव, ब्यास, रावी ये तीनों नदियां हैं, जबकि यहीं पे आपके पास में गोमती नदी है, जो कि गोमती नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर होगा डी, यह गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा है। अब इसके बाद आगे सवाल चलते हैं हम लोग, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो चलिए देखते हैं, झेलम, चिनाव, सतलुज और रावी। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा साथियों नदी उद्गम भारत में नहीं है, झेलम, चिनाव, सतलुज और रावी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 8वें का सतलुज। राइट आंसर सतलुज। सतलुज नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और यह राक्षस ताल से निकलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कैलाश पर्वत के पास में है राक्षस ताल।
किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा यहाँ सतलुज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें से जल कहां से आता है? अब प्रश्न नया आ रहा है कि अपलावन नहर है क्या? दो तरह की नहरें होती है साथियों। एक नहर का नाम है इंडेसन नहर और दूसरे का नाम होता सिंचाई वाली नहर। एक नहर जो इंडेसन नहर है, जिसे अपलावन नहर के नाम से जाना जाता है, इस नहर पे जो बाढ़ का पानी होता है, नदी का अत्यधिक जो बाढ़ का पानी होता है, इस नहर के माध्यम से फैला दिया जाता है, जिसमें उस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है। और सिंचाई वाली जो नहर होती है, उसके माध्यम से जो कृषि की जमीन है उन्हें वो पानी दिया जाता है डैम के द्वारा या नदियों के द्वारा। तो पंजाब में बड़ी संख्या झेलम, चिनाब, ब्यास और सतलुज। तो राइट आंसर होगा आपके पास में साथियों। आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग कमेंट कर दें। बहुत बढ़िया, सतलुज होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? ब्यास, सतलुज, साइलोक एंड नुब्रा नदी। तो राइट आंसर होगा इसका नुब्रा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नुब्रा और श्योक नदी दोनों मिलकर के सिंधु में जाके मिल जाती हैं। नुब्रा सहायक नदी श्योक का और श्योक सहायक नदी है सिंधु की। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोग अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, ताकि जब कुछ हम बोलें तो उसके नोट डाउन करते रहिएगा। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम चाहते हैं कि एक प्रश्न से कम 2 से 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हों। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में वह कौन सी नदी है जो भारत की पाकिस्तान के साथ सिंधु जल के अंतर्गत मिलती है? तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ साथियों, जिसमें 6 नदियों के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ। रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज, इनमें से यदि बात करते हैं तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का जो पानी है ये वास्तव में किसे मिलता है? पाकिस्तान को मिलता है। जबकि रावी, ब्यास, सतलुज ये नदी भारत को सौंपी गई है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है जो भारत और पाकिस्तान से मिलती है। तो रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज। तो सिंधु तो इसमें ऑप्शन नहीं है। आपके पास झेलम भी नहीं, झेलम चेक कर लीजिए क्या है। तो राइट आंसर होगा चिनाब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश झेलम नदी की एक सहायक नदी है। तो झेलम की इनमें से कौन सी सहायक नदी साथियों? शुरू, पोहरू, शिगर या स्वा। तो राइट आंसर होगा उसका पोहरू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पोहरू। इसे आप लोग एसएससी जेई का आया था, इलेक्ट्रिकल का सवाल था 2019 का। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा साथियों। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, सभी अपने ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और ये आपका चैनल है, आपका काम है कि इस चैनल को कितना ज़्यादा ग्रो कराते साथियों। ये हमारे लिए अच्छा होगा और आप लोगों को भी अच्छा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहें, चाहे वह रेलवे हो, यूपी पेट हो, अन्य जितने भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम, चाहे एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, अन्य सभी एग्जाम के लिए। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है? तो कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से विभाजित करती है, जो गुजरात से होते हुए गुजरती साथियों। तो कृष्णा, सिंधु, गोदावरी, महानदी। गुजरात के नीचे ही गोदावरी, महानदी और कृष्णा है। तो राइट आंसर एक ही मिलता है आपके पास में, सिंधु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन है कि कौन सी नदी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। तो आपके पास स्क्रीन पे है, क्योंकि गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। यदि भारत के मैप की बात करें या भारत की स्थिति की बात करते हैं साथियों, तो भारत की जब स्थिति की बात करेंगे तो उत्तर की तरफ हिमालय है और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की तरफ अरब सागर है साथियों। यहीं पे हिमालय की जो नदियां हो सदा नीरा नदियां हैं, सदाबहार नदियां होती हैं, क्योंकि ये उनका जो उद्गम स्रोत होता है बर्फ होता है, हिमालय की बर्फ होती है, जिसकी वजह से बर्फ पिघलती रहती है और वर्ष भर पानी मिलता है। लेकिन यही प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती हैं उनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता, क्योंकि मानसून पर डिपेंड करती हैं। मानसून अच्छा होगा तो पानी अच्छा होगा, नहीं तो कम होगा। तो इस तरह से देखते, गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं साथियों। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री से होता है और गंगोत्री होने के बाद वह पंचप्रयाग बनाती है साथियों। कौन सी नदी बेसिन 8000 या 8 लाख
60,000 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। SSC CHL 2022 का सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें। आरओ अन्य जितने भी वन डे एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है ये। गंगा बेसिन, सिंधु बेसिन, महानदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो राइट आंसर होगा इसका साथियों गंगा बेसिन। और गंगा बेसिन में कौन कौन से राज्य हैं पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि गंगोत्री से निकलती है तो ऊपर की तरफ देखते हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद आती है बिहार के बाद WB वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। लेकिन यही अपवाह तंत्र की उन नदियों का पानी भी इसमें मिलता है तो वो कहलाता है यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, WB वेस्ट बंगाल, हिमाचल, अब राजस्थान, हरियाणा, MP, CG, दिल्ली। इस तरह से टोटल आपके पास 11 भारतीय राज्य, 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 16वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फास्ट, यह बहुत ही सुपर फास्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। निम्न में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो यमुना क्योंकि उत्तराखंड से बहते हुए और दिल्ली के किनारे से होते हुए आप कहें कि उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए और इलाहाबाद में आती है और वो गंगा में समाहित हो जाती है। तो कहते हैं कि एक लाइन है, किसी ने ठीक ही कहा है कि कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब। तो राइट आंसर होगा साथियों पंजाब। एक लाइन किसी ने बहुत ही सही कहा था कि कहते हैं कि बड़ी लाइन कहा था कि उलझ कर तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं और जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। और यमुना नदी का नाम आया तो मैंने उनके बारे में कहा कि मैं यमुना की तरह तन्हा निहारू ताज को कब तक, यमुना की तरह निहारू कब तक ताज को कब तक, ताज जो कि आगरा में है, अब कोई गंगा मिले तो मैं प्रयागराज हो जाऊं। तो कहने का मतलब है कि गंगा का संगम और यमुना का संगम प्रयागराज में हुआ, जो कि कुंभ बनता है, यहाँ पे कुंभ लगता है साथियों। निम्न में से कौन सी नदी घाघरा नदी के सहायक नदी? सरयू नदी, गोमती नदी, सोन नदी, कोसी नदी। घाघरा की सहायक नदी है, तो देख लेते हैं आप लोग कमेंट भी करते रहे साथियों, ताकि हम ये देखते हैं कि कौन बच्चा ज्यादा कर रहा है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या होगा साथियों? आप लोग कमेंट करते रहे। सरयू, राइट आंसर क्या है? सरयू, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? तो अब प्रश्न ये आता है कि देवप्रयाग में कौन दो नदियां मिलकर देवप्रयाग बनाती हैं? तो हम लोग पहले पंचप्रयाग के बारे में पढ़ लेते हैं, ये जानना जरूरी साथियों। तो पंचप्रयाग पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पंचप्रयाग में कौन कौन सा है। तो पहला आप देख लेते, नोट डाउन करिएगा, विष्णु प्रयाग, जिसमें अलकनंदा और धौली गंगा। दूसरा है नंद प्रयाग, अलक गंगा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। एक आप ट्रिक याद कर लीजिए, सभी में अलकनंदा ही है। पहला चीज ध्यान नोट डाउन करिए आप लोग, सभी में अलकनंदा है, अलकनंदा सभी में है। सिर्फ विष्णु प्रयाग क्योंकि धौली गंगा, क्योंकि धौल वर्ण के हैं कौन? भगवान विष्णु, कृष्ण, राम सभी थोड़ा सांवले हैं, इसलिए धौली कलर। तो धौली गंगा किसमें? विष्णु प्रयाग में है। फिर यही नंदाकिनी, नंद प्रयाग नाम से ही पड़ रहा है तो नंदाकिनी, इसलिए कोडवर्ड कर लिए। कर्ण प्रयाग में पिंडार हो रहा है। और इसके बाद आता है रुद्र प्रयाग, जिसे अलकनंदा और मंदाकिनी। और एक आता देव प्रयाग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा बनती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा बनती हैं साथियों, दोनों धाराएं गंगा बन जाती हैं। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो ऑप्शन हमारे पास में है गंगा और तीस्ता, घाघरा, भागीरथी, यमुना और तीस्ता, घंघर और तीस्ता। तो ऑप्शन आपके पास में है ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा घग्घर और तीस्ता नदी। तो तीस्ता कहाँ है? उधर नेपाल साइड। और इधर घग्घर के बारे में जब बात करते हैं तो घग्घर आपका पश्चिम की तरफ है, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ ईस्ट। अब गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी
काली गंडक और अगला प्रश्न त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलके बना हुआ है साथियों। महानदी कोसी, घाघरा नदी, गंडक नदी। तो साथियों आप लोग अपने कमेंट कर दें। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास गंडक। और गंडक नदी ऑप्शन नंबर डी, काली गंडक और त्रिशूल गंगा दोनों मिलके बनती हैं कौन सी नदी? गंडक नदी। अब अगला प्रश्न देखते हैं नया, आपके पास 21वां सवाल है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? पिंडार या पिंडर, तमस या टोंस, शारदा, भागीरथी। तो राइट आंसर होगा आपके पास शारदा, ऑप्शन नंबर यहां पे सी है साथियों, शारदा। सरयू नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी क्योंकि अयोध्या शहर बसा हुआ है, तो अयोध्या शहर दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहां पर क्योंकि कहता सरयू नदी में किस राज्य से स्थित है, उत्तर प्रदेश नहीं ऑप्शन में, तो राइट आंसर यहां पे उत्तराखंड होगा साथियों, डी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? गंडक, सोन, घाघरा, चंबल। बहुत बढ़िया, यमुना की सहायक नदी साथियों चंबल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? गोदावरी, यमुना, हुगली एंड ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर होगा आपके पास में हुगली। हुगली एक गंगा की ही धारा है, हुगली नदी गंगा की एक धारा है। एसएससी CHSL 2021 का सवाल था साथियों, इसे स्क्रीनशॉट मान ले, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? अभी पिछला क्वेश्चन था, आया था 2022 का सवाल था, एसएससी CHSL 2021 में आया था सवाल। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन आपके पास में डी राइट आंसर होगा, यमुना। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। अब प्रश्न आता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? यमुना, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब ब्रह्मपुत्र का जो मयूर द्वीप है वो गुवाहाटी के पास में ही स्थित है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती? तो मध्य प्रदेश में क्योंकि बहती ही है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा गुजरात, क्योंकि गुजरात से होकर नहीं गुजरती। तो आपके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती साथियों। अब 28वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 28वां सवाल है साथियों कि निम्न में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है? गंडक, महानदी और महानंदा, घाघरा, रामगंगा। तो ऑप्शन आपके पास में क्या, आप लोग कमेंट करें साथियों। आपके पास 5 सेकंड का समय है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास सोनपुर में गंगा से मिलती है गंडक। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? ए। और सोनपुर में दुनिया का या कहें कि एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है सोनपुर में लगता है साथियों। एसएससी स्टेनोग्राफर का सवाल था 2021 का। चलिए अगले सवाल देखते हैं कि कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। शेयर भी कर दें आप लोग। नहीं है, यहां पे देखना है साथियों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके तरफ आंसर की तरफ चलता है। बेतवा, गंडक, हिंडन, चंबल। तो राइट आंसर होगा इसका यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो वो गंडक नहीं है। गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पे बेतवा, हिंडन, चंबल। हिंडन जो है नोएडा में आकर के मिल जाती है, और चंबल भी मध्य प्रदेश से आती है और उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। और मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी बेतवा है, वो भी यमुना से मिलती है। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलने से गंगा बनती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। या हम ये कहें कि गंगा नदी किन दो नदियों का संगम है या उनसे मिल के बनती है? तो दो नदियों का संगम भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलता है साथियों, और देवप्रयाग में वही नदी गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर कि निम्न में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? अलकनंदा और मंदाकिनी, यदि नंदाकिनी होता तो नंदप्रयाग था, लेकिन मंदाकिनी है तो यही रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि यह पिंडार होता मंदाकिनी के जगह में तो कर्णप्रयाग हो जाता। समझ रहे हैं आप लोग? अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है।
सही है। और यह है डैश डैश में जाकर समाप्त हो जाता है। तो क्योंकि इसका जो प्रवाह है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, तो पूर्व की तरफ भारत में बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। अगले सवाल को देखते हैं कि किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया। 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और दामोदर। राइट आंसर होगा गंगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदियां हैं? सोन, गंडक, केन और बेतवा। क्योंकि सोन दक्षिण की तरफ आकर के गंगा में मिलती है, केन और बेतवा ये दोनों भी दक्षिण की तरफ आकर के यमुना में मिलती हैं, लेकिन गंडक नदी उत्तर की तरफ से आकर के मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार से तो बहती ही है तो अलग कैसे करेगा? नामचा बरवा, नामचा बरवा भी नहीं कर सकता। अलकनंदा और अंबाला। तो राइट आंसर होगा इसका अंबाला। अंबाला के पश्चिम की तरफ सिंधु का चलता है और पूर्व की तरफ गंगा। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? प्रश्न अभी लगातार करते चले आए हैं। सीएमटीएस का सवाल था साथियों 2019 का। ये गंगा की सहायक नदियां हैं सोन और घाघरा। सोन कहाँ मिलती है? पटना में, पाटलिपुत्र में, जो कि लगभग भारत का सबसे लंबा रेलवे से कहें कि रेलवे सेतु भी है नदी पर बनने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? साबरमती निश्चित नहीं है क्योंकि ये पश्चिम की तरफ बहती है और गुजरात की तरफ। माही ये भी नहीं है, ये भी पश्चिम की तरफ है साथियों। दो नदी भीमा और घाघरा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे घाघरा, ऑप्शन नंबर सी। 37वां सवाल घाघरा। इसे स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग। निम्न में से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर के नहीं गुजरती? तो पंजाब से नहीं गुजरती तो क्योंकि पंजाब का अंबाला सिंधु और गंगा के जल के बंटवारे को अलग करता है, इसलिए क्योंकि पंजाब से नहीं बहती। तो कौन? गंगा। सतलुज, रावी और झेलम ये तीनों नदियां पंजाब से होकर गुजरती हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और कृष्णा। भारत में गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी में से है और सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र बनाती है। लगभग 8,60,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया बनाती है साथियों। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो ये जान लेते हैं कि भारत से जब गंगा आगे बढ़ती है, कहें कि कोलकाता के बंगाल में प्रवेश करती है, तो वहां पर एक नदी हुगली बन जाती है, एक धारा। और गंगा जब आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। वहीं पर जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती तो उसका यमुना हो जाता है। और पद्मा और यमुना दोनों मिलकर के मेघना बन जाती हैं। अब मेघना में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनता है। तो क्योंकि बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है, और यहाँ पे प्रश्न है 2018 सिविल में आया था एसएससी का, तो पद्मा नाम होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। किसे बिहार का दुख कहा जाता है या बिहार का शोक? सैरो ऑफ बिहार। बिहार का दुख कोसी नदी को कहता है क्योंकि ये रिटर्न होने लगती है। जब बाढ़ अत्यधिक आती है तो अपनी मार्ग बदल लेती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? ये क्यों रिसर्च किया गया ये पहले जान लेते हैं। क्योंकि इन नदियों में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। आबादी ज़्यादा होगी, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, वहाँ पे उनका सारा का सारा जो कचरा है, रॉ मटेरियल पूरा मिला दिया जाता है केमिकल नदी में। तो इस तरह से धीरे धीरे नदियाँ लुप्त प्राय हो जाएंगी, केमिकल भर जाएंगे, पीने के योग्य नहीं रह जाएगा पानी, जीव जंतु उसमें मर जाएंगे, मछलियाँ मर जाएंगी। ऐसे नदियों में, दुनिया की 10 नदियों में नाम है तो गंगा नदी का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप लोग इसे कमेंट कर लें, स्क्रीनशॉट मान लें साथियों। गंगा नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से नाम इसका है। अगला सवाल दे दें कि निम्न में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? बर्फ पोषित मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां। यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो गोदावरी, कावेरी और नर्मदा तीनों नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जबकि यमुना बर्फ से पोषित है, उत्तर भारत की नदी है, उसके साथ से यमुनोत्री से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन है साथियों, को एग्जाम में आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ होना चाहिए साथियों। एसएससी सीसीएस 2021 का सवाल था साथियों।
आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है इस चैनल को कितना ज़्यादा ग्रो करते साथियों। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें साथियों, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ता रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाते रहे साथियों। अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खरक ग्लेशियर से नदी। तो मैं प्रश्न क्या है कि खरक ग्लेशियर से अलकनंदा नदी और डैश भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है, तो सतोपथ। ऑप्शन राइट आंसर होगा सी, सतोपथ। अलकनंदा नदी सतोपथ और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। तो ऑप्शन अगला सवाल देखते हैं, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा मिलती है। तो अच्छा प्रश्न है कि कहने का मतलब है कि मंदाकिनी और अलकनंदा दो नदियां कहां पर मिलती हैं। तो मैंने कहा था मंदाकिनी और अलकनंदा ये मिलती हैं आपके पास में रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर आपके पास में सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं साथियों। बहुत बढ़िया, रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलान ग्लेशियर कहां से है, नोट डाउन करिए, मिलान ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा कितनी सारी हैं, गंगा है, गौरी गंगा है, विजय गंगा है, अलग अलग नाम से, राम गंगा है, देश में अलग अलग तरह से नाम की गंगा है, लेकिन यहाँ गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो 46वां क्वेश्चन है शारदा या सरयू को, ऑप्शन नंबर डी। गंगा और सोन जैसी नदियां, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर के बहती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए। पहला काम करें कि इसे स्क्रीनशॉट मारें। बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत शानदार शानदार शानदार, अपने कमेंट भी कर दें। मगध, क्योंकि पटना पाटलिपुत्र में है और वहीं से सोन आके आती है, तो पाटलिपुत्र में मिलती है साथियों। सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मगध। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न 91 है, ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 क्वेश्चन है। आप लोग अंतिम तक बने रहें, लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं, वेरी स्पीड। अब कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। SSC MTS 2021 का सवाल था। यह तिब्बत में उद्भव होता है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका अधिकांश भाग भारत से बाहर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है, जबकि यही आंसर गलत है साथियों। छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारक बनती हैं। तो जैसे आपके पास में 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसे दिबांग ना करके इसे कहा जाता है दिहांग। दिबांग ना करके क्या कहते हैं साथियों, दिहांग। सियांग या दिहांग, हा आएगा, बा के जगह पे हा होगा, दिहांग। जबकि दिबांग नाम की वहां पे एक नदी ऑलरेडी है, अरुणाचल प्रदेश में एक नदी ऑलरेडी है जिसे दिबांग के नाम से जाना जाता है, जबकि इसे क्या होना चाहिए, दिहांग या कि सियांग, दो नाम होना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश से जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग घाटी के रूप में पाएंगे। तो ठीक है, अभी जस्ट हमने वही बात किया था। तो ऑप्शन आपके पास में है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, ब्रह्मपुत्र, काली, दिबांग या तीस्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, चंबल, यमुना। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश साइड बहती है, क्योंकि घाघरा और चंबल, यमुना का वहां कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास राइट आंसर ए आ जाता है। सियांग, तिरप और कामेंग, इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां, फिर से नोट डाउन करिए, इसके स्क्रीनशॉट मारिए। ऐसे सवाल एग्जाम पे बहुत ज्यादा आते हैं साथियों, और हम सिर्फ वहीं गंगा और यमुना में ही सीमित रह जाते हैं, इसीलिए हमारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। सियांग, तिरप और कामेंग, नोट डाउन करिए। इसका राइट आंसर होगा आपके पास में अरुणाचल, आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। गंगा ब्रह्मपुत्र कितने अक्षांशों के बीच है, 16 से 36, 14 से 34, 12 से 32 एंड 20 से 30। राइट आंसर होगा 12 से 32 के बीच में साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, नामचा बरबा में यू टर्न ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में, भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 2022 का एसएससी का सवाल था साथियों। असम में किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट करके दक्षिण की ओर प्रवेश करती है, पश्चिम की तरफ बहती है पहले आकर के, इसके बाद फिर तुरंत वो यू टर्न लेकर के
दक्षिण की तरफ प्रवेश करती है। तेजपुर, बोरपेटा, बोगईगांव, धुबरी। तो राइट आंसर धुबरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो धुबरी। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। किस नदी को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि किसी को नहीं पता होगा। राइट आंसर होगा इसका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना। और जो भारत से गंगा जी बहती हैं, तो गंगा जी जब प्रवेश करती हैं बांग्लादेश में तो उन्हें पद्मा कहा जाता है। पद्मा और जमुना का जो संगम है, जो मिलन धारा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? नोट आप लोग कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन कर रहा है कमेंट इसका? मेघना। क्या हो जाएगा? मेघना। और मेघना ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब 57 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो सोन तो बहेगी नहीं साथियों, हुगली भी नहीं बनेगी, सिक्किम की तरफ हुगली भी नहीं जा रही है, कोसी भी नहीं जा रही है। तो राइट आंसर होगा आपके पास 2022 का सवाल एसएससी का था, टायर 1 का, तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस नदी को द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आबा नामक सहायक नदियां हैं? कावेरी, दिवांग, लोहित एंड गोदावरी। तो आप लोग देखते हैं, कमेंट करिए। राइट आंसर होगा लोहित, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा लोहित नदी। लोहित क्योंकि इसमें लोहे के थोड़ा कण मिलते हैं, हल्का हल्का इसका पानी लाल या पीला दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम लोहित नदी के नाम से जाना जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल था, इसे आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट मारिए। धनसिरी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? धनसिरी नदी गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र की है सहायक नदी। साथियों आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाते रहें साथियों। और ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा है, ये संपूर्ण, चाहे यूपी आरओ हो, रेलवे हो, एसएससी हो, स्टैटिक जीके हो, इसके साथ उत्तर प्रदेश का पेट का एग्जाम हो, अन्य सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें साथियों, ताकि आपको वीडियो बहुत ही जल्दी मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आपके लिए लेकर के आए हैं हम यूपी SSSC तथा रेलवे अन्य जितने भी एग्जाम, उन सभी के लिए यूजफुल वीडियो है। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है कि नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है किस नदी पर? तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन है दामोदर, महानदी, कृष्णा एंड लूनी। साथियों आप अपने कमेंट करिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी साथियों। तो राइट आंसर होगा इसका दामोदर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और दामोदर किस राज्य में? दामोदर नदी, ये जो बांध है पंचेत हिल बांध, झारखंड के धनबाद में बना हुआ है। तो साथियों नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके पास स्क्रीन पर अगला सवाल आता है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? आप लोग अपने फास्ट कमेंट किया करें आंसर, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस और आपकी जानकारी कितनी ज़्यादा है वो आपको भी पता चलेगी। यूपी SSSC मंडी परिषद 2022 का सवाल था साथियों, विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन है कालाहारी, गोबी, थार एंड सहारा का मरुस्थल। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास में सहारा का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, उसके साथ साथ यह उत्तरी अफ्रीका का भाग है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस एंड यूक्रेन। बहुत बढ़िया, यूपी SSSC लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था साथियों। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है, आप लोग अपने कमेंट करते रहें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस, यह यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, रूस या कहें हम यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और किस पर्वतमाला में है? तो काकेकस पर्वतमाला में है। तो आप ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तनामी रेगिस्तान निम्न में से किस देश में स्थित है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। यह देख रहे हैं यूपी SSSC लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, इसे स्क्रीनशॉट मान ले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सऊदी अरब, उत्तरी ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया,
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो ये राज्य मंडी परिषद 2019 का सवाल था। अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया एंड मिस्र। आपके पास में 5 सेकंड का समय है, आप लोग इसे आंसर दे दें। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया। जबकि अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र ये सभी सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं। सहारा रेगिस्तान के कौन कौन से देश आते हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप अपने पास में पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, ताकि जो आवश्यक चीजें हम बताते रहते हैं उसे आप लिखते रहिएगा। इसे शेयर कर दे अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अन्य जितने भी जो जिन्हें इसकी जरूरत हो उनको शेयर कर दे साथियों, ताकि उनका भी फायदा हो जाएगा और इससे हमारा भी फायदा होगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा साथियों, ताकि हम आपके लिए और भी यूजफुल वीडियो लेके आएंगे। तो पहला है नाइजर, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, माली और मॉरिटानिया, सूडान। ये सारे देश सहारा रेगिस्तान में आते हैं साथियों। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम है, दूर स्थित है? ये एलडीए और यूडीए का सवाल था, 2015 में आया था। माउंट पुनकेसस जया, माउंट चिम्बराजो, माउंट किलिमंजारो, माउंट एकांगुआ। तो आपके पास में 5 सेकंड का समय, आप लोग कमेंट करें। राइट आंसर रहेगा इसका माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह इक्वेडोर पर स्थित है और यह भूमध्य रेखा के पास स्थित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं कि हिमालय के सर्वोच्च, शायद यह क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता किसी से ना आता होगा। कंबाइंड मेडिकल सर्विस 2016, यह लॉलीपॉप क्वेश्चन कहलाता है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। इसमें 100% सही होना जरूरी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर, कहाँ किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और हिमालय किस तरह का पर्वत श्रृंखला है? यह नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर आपके पास में यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, एशिया में नहीं स्थित है? किलिमंजारो, एल्ब्रुस, माउंट मैंकले पर्वत, एकांगुआ पर्वत। तो आपके पास में 9वां सवाल है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर का एकांगुआ 6,990 मीटर इसकी ऊंचाई है और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चल देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? असिस्टेंट अकाउंटेंट में आया था, 2015 का सवाल था। अल्पस, हिमालय, काराकोरम, एंडीज एंड तिब्बत। राइट आंसर होगा साथियों एंडीज। और एंडीज पर्वतमाला की जो लंबाई है लगभग 7,000 किलोमीटर है और यह पूरे दक्षिणी अमेरिका में फैला हुआ है साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आपके पास में 11वां सवाल है स्क्रीन पर। मरुद्वीप क्या है? मरु शब्द का मतलब ही होता है जहां पर मृत्यु हो, जहां पर जीव जंतु नहीं हो, जहां पे पानी नहीं हो, ऐसी जगह। तो ग्लेशियर नहीं, यहां तो पानी भी है। जहां पानी होगा वहां जीवन होने की संभावनाएं हैं। रेगिस्तान में, द्वीप में, पर्वत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेगिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में यह होने का कारण क्या है? अतिचराई, वन आग, वनारोपण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अतिचराई। यदि ओवर ग्रेजिंग की जाएगी, अतिचराई की जाएगी साथियों, तो वहां की जो मिट्टी है ढीली हो जाएगी और जिसकी वजह से आसानी से हवा को उस मिट्टी को उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना बहुत ही आसान होगा साथियों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं निम्न में से कौन पर्वत पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? लैंडलॉक है, अंतःस्थलीय है, तो इनमें से कोई नहीं। सुपीरियर, कैस्पियन, बैकॉल झील। राइट आंसर होगा साथियों आपके पास में कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये रशिया के क्षेत्र में है। अब देखते हैं अगला है 14 सवाल कि कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था, इसे स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग। झील, कुआं, समुद्र या टैंकर। राइट आंसर होगा यहाँ पे झील। झील, नदी, तालाब, ये सभी जल संसाधन के सतह के एग्जाम्पल हैं। झील, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन है? यह असिस्टेंट अकाउंटेंट्स 2015 का सवाल है। कनाडा, गुयाना, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया। साथियों आप लोग अपने कमेंट कर दें।
बहुत बढ़िया, 5 सेकंड का समय है, आप लोग जितना फास्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। राइट आंसर होगा इसका वेनेजुएला, और वेनेजुएला में कौन सा है? एंजन फॉल्स। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना, तो सेम वैसा ही सवाल था, मुटराजी, मोंगे, टुगेला, एंजिल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंजिल। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की निम्न में से कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होती हैं? पी तरंगे, सतही तरंगे, एस तरंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप जब भी उत्पन्न होगा साथियों, तो उसमें कौन कौन सी तरंग बनती, वो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। पी तरंगे, जिन्हें प्राथमिक तरंग कहा जाता है, द्वितीयक तरंग, एस तरंगे, और फिर तीसरा है सतही तरंग, जो कि सबसे ज्यादा विनाशक होती है सतही तरंग। फिर होता है लव तरंग, और 5वां तरंग आता है रेले तरंग। इस तरह से आपने देखा है कि 5 तरह की तरंगों के बारे में पढ़ा आपने। तो सबसे ज्यादा खतरनाक सतही तरंग, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं वहां पे निश्चित है भूकंप पैदा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें, वीडियो 2018 का सवाल था साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि भूकंप को रिकॉर्ड करने के निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सिस्मोग्राफ, सोनोग्राफ, या राइट, ये सब पढ़ लीजिए आप लोग। तो राइट आंसर होगा आपके पास में सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट मान लें, लोअर एग्जाम का री एग्जाम 2019 में हुआ था, उसका था। अब देखते हैं हवाई ज्वालामुखी निम्न, या हवाई द्वीप में ही हवाई ज्वालामुखी है, तो इसका क्या कारण है? ढाल ज्वालामुखी, समग्र ज्वालामुखी, कैल्डेरा ज्वालामुखी, या बाढ़ बेसाल्ट प्रांत। तो राइट आंसर होगा इसका ढाल ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट मान लें आपको, केन सुपरवाइजर 2019 का सवाल था। अब अगला देखते हैं, माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यह निम्न में से किस देश में है? माउंट एटना, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस या इटली। 2019 का सवाल था, लोअर एग्जाम का था साथियों। तो राइट आंसर होगा इसको इटली, सिसिली द्वीप पर, इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है ये। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास में यहाँ पे इटली। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके पास में 22 सवाल है। माउंट किलिमंजारो बिंदी या इन किस देश में स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी है? राज्य मंडी परिषद 2019 का सवाल था। तो किलिमंजारो कहां पर है साथियों? आप लोग स्क्रीनशॉट, पहले तो सवाल का स्क्रीनशॉट मारें, इसके बाद आप लोग कमेंट कर दें इसको कि कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा इसका तंजानिया, ऑप्शन नंबर ए। किलिमंजारो तंजानिया में है और यह पूर्वी अफ्रीका का भाग है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये जान लेते हैं, 5895 मीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो 2021 का सवाल था। कोलंबिया, मैक्सिको, इटली एंड हवाई। तो राइट आंसर होगा 23 का कोलंबिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप लोग साथियों हमारे इस चैनल पे बने रहिए, शुरू से लेकर अंतिम तक सारा वीडियो देखा करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े साथियों। और आपके लिए यह बेसिक जानकारी है, जो नए बच्चे हैं, जो अभी नए सीखने के लिए आए हैं, चाहे वह अग्निवीर के लिए हों, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हों, एसएससी का दे रहे हों, या कि यूपी ट्रिपलएससी, यूपी पेट, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिस सेट है साथियों। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज हम लोग यूपी ट्रिपलएससी तथा रेलवे अन्य जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है साथियों। तो एक लाइन कहता है कि न हार मंजूर है न रुक ना जानता हूँ, न हार मंजूर है न रुक ना जानता हूँ, मैं जुनूनी हूँ बस आगे बढ़ना जानता हूँ। दिल में हो जुनून, दिल में हो जुनून और आंखों में सपना, तो कोई भी मंजिल नहीं दूर अपना। और हर ठोकर से मिला सबक एक, कि जुनून कभी हार नहीं मानता। साथियों इसी के तारतम्य में लेकर के अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। अगला आपके पास स्क्रीन पर सवाल है, फर्स्ट सवाल, कि मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन आपके पास में, यह मूल रूप से रेतीली मिट्टी है, यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है, यह रंग में हल्की होती है, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। तो साथियों राइट आंसर होगा आपके पास पहला ऑप्शन नंबर बी, यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है, जबकि यह गलत है।
जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है। यूपी ट्रिपल जेईई 2016 का क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें, साथियों अपने आंसर देते रहें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी प्रैक्टिस सेट करें और अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा शुरू से। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हो का एक इकाई आयतन द्रव्यमान कहलाता है। यूपी ट्रिपल लोअर मेंस 2021 का सवाल था साथियों। हम लोग ये सारे जो क्वेश्चन लेकर के आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले 100% वाले क्वेश्चन हैं। कण घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी, कण घनत्व स्थूल, दोनों स्थूल घनत्व या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर सी, स्थूल घनत्व ऑप्शन सी होगा। साथियों इसे आप लोग कमेंट करें और स्क्रीनशॉट मान लें। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? लोअर में आया था एग्जाम साथियों। घास पात से ढकना, आश्रम आवरण शेल्टर बेल्ट, बारिश के पानी में बह जाना, समोच्च जुताई या कंटूर कल्टीवेशन। तो ऑप्शन समोच्च जुताई कल्टीवेशन राइट आंसर है। इससे मिट्टी का कटाव कम होता है क्योंकि पानी एक मेड़ के बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है तो मिट्टी का कटाव कम होगा। घास पात से ढकी हुई मिट्टी भी, जैसे आपका बाग है तो बाग में बहुत सारे पेड़ पतझड़ में पत्ते ढक जाते हैं जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव भी कम होता है। आश्रम आवरण शेल्टर बेल्ट, इसमें भी मिट्टी का कटाव कम होता है लेकिन बारिश के पानी में मिट्टी बह जाती। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करें। खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? खादर बांगर लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था साथियों। जलोढ़ मिट्टी में खादर और बांगर दो तरह की मिट्टी पाई जाती है। जो नई मिट्टी होती है, बाढ़ से लाई हुई मिट्टी नदी के दोनों तट पर फैल जाती है, इस तरह की फैली हुई मिट्टी को खादर कहते हैं। वही मिट्टी कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे जिसमें उपजाऊपन खत्म हो जाता, कम हो जाता है, उसे बांगर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जलोढ़। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं। भारत में कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी या किन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? मैग्नीशियम, संचित ह्यूमस, फेरस ऑक्साइड। एक बात और जान लीजिए, जब भी आप किसी लोहे में जब जंग लग जाती है तो आपको लाल या भूरा दिखाई देता है, इसका मतलब उसमें फेरस ऑक्साइड की परत चढ़ गई है। तो फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते साथियों। टेरा रोसा शब्द क्या है? टेरा रोसा शब्द लैटिन शब्द का है। अमीन परीक्षा 2016 में आया हुआ है। ये लैटिन शब्द कहलाता है और टेरा रोसा का शाब्दिक अर्थ होता है लाल मिट्टी या लाल जमीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट मान लें इस सवाल को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग इसे कमेंट करें। बहुत अमीन 2016 का सवाल था। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलुई मिट्टी। तो आप लोग एक बात और जान लीजिए कि बलुई मिट्टी जो होती है, जिसे हम लोग रेतीली मिट्टी के नाम से जानते हैं, और इसमें से जमाव होता है, जिस जमाव को बातोड़ निक्षेप कहा जाता है। तो बलुई मिट्टी के जमाव के या रेतीली मिट्टी के जमाव को बातोड़ निक्षेप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डैश है, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? बहुत बढ़िया, तो सीमा पट्टी, फव्वारा, मेड़बंदी या नाली विधि। राइट आंसर होगा आपके पास में। आप लोग कमेंट भी करते रहे। कृषि प्राविधिक 2016 का सवाल था सर। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, फव्वारा या फाउंटेन। इजराइल से इस तरह की टेक्निक का खेती करने के लिए उपयोग किया गया है, जो कि हमारे रेगिस्तान में भी आसानी से खेती की जा सकती है, जिससे पानी की मात्रा कम लगती है साथियों। फव्वारा या जिसे हम ड्रिप विधि से क्या नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? जिन राज्यों में ज्वालामुखी का उद्गार होगा या कि जहां पे पठार होंगे वहां काली मिट्टी की मात्रा ज्यादा होगी। तो अब इस तरह के क्षेत्र जैसे देखते हैं कौन कौन से हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सभी राज्य काली मिट्टी वाले क्षेत्र माने जाते हैं। लेकिन इनमें से ऑप्शन आपके पास गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कपास की मात्रा ज़्यादा होती, उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जब धूप ज़्यादा पड़ती गर्मियों में तो मिट्टी क्या है, दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से इसमें आसानी से जब बारिश होता है तो बीज छिड़क देने पर खेती आसानी से हो जाती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा गुजरात। साथियों, जो हम लोग बोला करें उसे आप नोट डाउन करते रहें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती किस तरह की मिट्टी? लाल, काली, जलोढ़ या लेटराइट? व्यायाम प्रशिक्षक 2018 का सवाल था। जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? जहां पे नदियां होंगी, नदियों के दोनों किनारों पर जलोढ़ मिट्टी जरूर पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? चकबंदी लेखपाल 2015 का सवाल था। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। सांभर झील कहां पे साथियों? कमेंट कर दें आप लोग। राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राजस्थान में लवणीय आर्द्र भूमि सबसे ज्यादा पाई जाती सांभर झील। ऑप्शन नंबर सी। वन और वन्य जीव वनस्पति। आप नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल की तरफ कि सागौन के जंगल भारत के निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं? यूपी ट्रिपल पेट 2022 का सवाल था। पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और झारखंड। सागौन वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं क्योंकि ये पतझड़ वन होते हैं और इनके बारिश और उसके साथ साथ टेम्परेचर दोनों आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के आर्द्र शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यूपी ट्रिपल वन रक्षक 2022 का सवाल था साथियों। इस तरह के जो वन होते हैं अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश की मात्रा लगभग 50 सेंटीमीटर होती है और जहां पे बारिश कम होगी वहां पे कटीले वृक्ष बनेंगे। कैसे वृक्ष होंगे साथियों? कटीले। तो देख लेते हैं किसमें कटीले है। कंटक। ऑप्शन नंबर आपके पास में सी राइट आंसर है। उष्ण कटिबंधीय कंटक वन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि का किस प्रकार की प्रमुख प्रजाति है? यह भी वन रक्षक 2022 का सवाल था। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कंटक वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, पर्वतीय वन। तो राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिए ISFR 2021 के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र या वन क्षेत्र का अधिकतम वृद्धि देखी गई? ये भी वन रक्षक 2022 का सवाल था। नागालैंड, तमिलनाडु, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। 3 राज्य ऐसे थे जिनमें वन क्षेत्र में काफी प्रगति की। वो राज्य थे आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा। क्योंकि ऑप्शन में आपके पास में आंध्र प्रदेश है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वन में वनस्पति की परत निम्न वितान के ठीक नीचे कहलाती है, जिसे कैनोपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोड़ा, खाक छेद जोगा राष्ट्रीय उद्यान, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा लाल पांडा के लिए साथियों गलत, इनमें से कोई नहीं है। जबकि उनमें से कौन कौन से हैं? सिंगालीला, कंचनजंगा, नोकरेक, इनमें लाल पांडा पाया जाता है। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? यूपी ट्रिपल वन रक्षक 2022 का सवाल था। सुंदरवन, हेमिस, जिम कॉर्बेट, गिर राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राइट आंसर होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फल में फैला हुआ है और इसमें विशेष प्रकार के जो हिम तेंदुआ पाया जाता है, जो कि अन्य किसी में भी नहीं पाया जाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो निम्न में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? यह भी वन रक्षक का ही सवाल था। कांजीरंगा, कान्हा, पेरियार, दशीग्राम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दशीग्राम। और दशीग्राम किसके लिए फेमस है? हंगुल के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है चरमोस्कर, अनुक्रम, पुरोगामी या स्तर विन्यास? राइट आंसर होगा स्तर विन्यास, क्योंकि एक लेयर पे एक ऊंचाई पर रहने वाले जीव लगभग एक जैसे होते हैं। तो अलग अलग ऊंचाइयों पर रहने वाले जीव और पौधे अलग अलग तरह के होते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, स्तर विन्यास।
21 नंबर है कि रुई के समान दिखने वाले जो बादल हैं वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, जिन्हें कपासी बादल कहते हैं, कॉटन क्लाउड। इनकी विशेषता क्या है? इनके होने पर बिजली गरजती और तड़कती ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पत्तियां झड़ेंगी, पतझड़पन या पर्णपातीवन। ऑप्शन नंबर सी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको देख करके समझ में आ जाता है कि हाँ ये यही होगा, पर्णपातीवन। अमीन 2016 का सवाल था। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10%, 20, 25, 33। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 25। कमेंट कर लें, यूडीसी एलडीए में आया हुआ सवाल था 2015, स्क्रीनशॉट मार लें इसे। बिनसर का जंगल, इसे स्क्रीनशॉट मार लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्ठ सहायक 2016 का क्वेश्चन था। किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल, लक्षद्वीप, उत्तराखंड। राइट आंसर होगा विंसर, उत्तराखंड में साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 21.54। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 21.54। सॉरी। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं साथियों हम लोग। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2016 का सवाल था। 26वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग कमेंट कर दें। शानदार। सबसे ज्यादा वन आच्छादित जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो राइट आंसर होगा एमपी, ऑप्शन नंबर ए। भारत के निम्न में से किस प्रकार के वन सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? हिमालयी शीतोष्ण, उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखिए खनिज संसाधन उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे साथियों, मिनरल्स रिसोर्स इंडस्ट्री। तो आपके पास में 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर यूपी पेट 2022 का सवाल था कि किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान। तो राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य में भारत में कॉपर एश का सबसे बड़ा भंडार है? तो वर्तमान में कॉपर का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में है, लेकिन क्योंकि यहाँ ऑप्शन मध्य प्रदेश नहीं है तो राइट आंसर होगा राजस्थान का खेतड़ी, ऑप्शन नंबर ए। कोलार सोने की खदान, आपने देखा होगा मूवी भी आई थी केजीएफ, और केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड 1970 और 80 के दशक की वो स्टोरी थी जो कि केजीएफ मूवी के रूप में आई है। कोलार सोने की जो खदानें हैं वो कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दिल्ली, रजहरा, कोरजा, उमरिया, राज्य नंदगांव। साथियों उमरिया जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि राइट आंसर होगा दिल्ली, रजहरा, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यूपी SSC पेट 2021 का सवाल था। तो राजस्थान में तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता कॉपर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है तांबा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उद्योग टेलीकॉम, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? सूचना प्रौद्योगिकी, इस्पात, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक। राइट आंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी। सूचना प्रौद्योगिकी काम उसके जो संचार है उसके कंट्रोल का काम करता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी यहां राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक। 34 नंबर सवाल है आपके पास कि निम्न श्रेणी का भूरा कोयला क्या कहलाता है? लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी। लिग्नाइट को निम्न श्रेणी का भूरा कोयला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है साथियों, और यह भी प्रारंभिक अभी कोयला बनने के प्रोसेस में हुआ है। तो यूपी SSC लोअर मेंस 2021 का सवाल था ये। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुंद्रेमुख, और कुंद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटका में, तो ऑप्शन का से कुंद्रेमुख, का से कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां कितने वर्षों में हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई? 1855 पे रिसरा में जूट कंपनी स्थापित की गई थी। और जूट के बारे में बात करें तो दुनिया में हम जूट उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से या देश में से एक आते रहे सर। जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में तो फैक्ट्रियां तो हमारे पास रही हैं, लेकिन जो उत्पादन का क्षेत्र है वो बांग्लादेश के पास चला गया था। लेकिन फिर भी अभी भी हमारा जो
कोलकाता है या हम कहें कि पश्चिम बंगाल, वह जूट के उत्पादन में भारत में अपना 60% से ज़्यादा योगदान देता है। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? लोअर सेकंड 2019 का सवाल था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान भारत का है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सीमेंट के उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान, सेकंड पोजीशन रखता है। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार था? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का बालाघाट। वर्ष 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का बॉक्साइट का सबसे, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, तो ऑस्ट्रेलिया। और हमारे देश का जो अडानी ग्रुप है वो बॉक्साइट का जो आयात वो ऑस्ट्रेलिया से करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और कुल बॉक्साइट का पूरी दुनिया का 30 से 40% जो है वो ऑस्ट्रेलिया करता है। 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्न में कौन सा विश्व में टीन का अग्रणी देश है? तो चाइना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन भी है साथियों, उपभोक्ता भी है, दोनों चीजें हैं उसके पास। बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किस लिए फेमस है? बालाघाट का मलाज जो है वो तांबे के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग इस सवाल को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं इरादे नेक हो तो नेकियां आ ही जाएंगी। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबे के उत्पादन में, क्योंकि ऑप्शन आपके पास राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, तो ऑप्शन आपके पास मध्य प्रदेश राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुनः पूर्ति योग्य दो तरह से संसाधन है। गन्ना पर्यवेक्षक 2016 का सवाल था कि नवीनीकरण, अनवीनीकरण। नवीनीकरण कौन से हैं? जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उपयोग में ला सकें। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बिजली ऊर्जा, ये सारी चीज़ें हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा यूज में कर सकते हैं। बट पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, खनिज, इनका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करते। कोयले को जलाने के बाद राख हो जाएगा, पेट्रोल को जला देंगे तो कार्बन निकल जाएगा, तो दोबारा हमें मिलेगा नहीं वो। इस तरह आपने देखा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सौर एवं पवन ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जुड़ा हुआ है? लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था साथियों। महानदी, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कावेरी बेसिन। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग कमेंट कर दें। शानदार, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य जूट या पटसन निर्मित वस्तुओं की अधिकतर निर्यात करता है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि पश्चिम बंगाल भारत में लगभग 60% से ज्यादा जूट का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्न में उद्योगों में किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? कंबाइंड मेडिकल सर्विस में आया था और सबसे ज्यादा पूंजी का निवेश किसी सार्वजनिक क्षेत्र में भारत ने किया है तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। तो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? मैनचेस्टर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि कपास का उत्पादन यहाँ होगा, पहला चीज। दूसरा, क्योंकि कपास का उत्पादन, कपड़े का भी उत्पादन होगा। इस तरह से देख लेते कौन सा है, इसके कपास उद्योग के कारण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट मान लें ऐसे सवालों को। निम्न में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड असम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? ग्राम विकास अधिकारी 2019 का सवाल था साथियों। स्टील निर्माण से नहीं है, जमशेदपुर झारखंड है, ऑप्शन नंबर ये राइट। बनीपुर पश्चिम बंगाल यहाँ भी है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल यहाँ भी है, तो ऑप्शन आपके पास सी राइट आंसर होगा, झरिया झारखंड। जबकि झरिया झारखंड सिर्फ कोयला उत्पादन के लिए अग्रणी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे सिर्फ कोयला का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों और अंतिम सवाल है कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, जमशेदपुर। तो राइट आंसर होगा साथियों आपके पास जमशेदपुर। और जमशेदपुर जो शहर बना 1919 में बना, और टिस्को जो कि टाटा जो इंडस्ट्री है वो 1907 में टिस्को बना। इस तरह से साथियों आप लोग हमारे इस चैनल पर विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़े साथियों।
और हमारे ये जो प्रैक्टिस सेट है टोटल उत्तर प्रदेश में होने वाले एग्जाम, उसके साथ साथ अन्य जितने भी एग्जाम हैं, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है साथियों। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।